नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनायक मुड़ी। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RTI के बारे में। दोस्तों, ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पहले ही RTI के बारे में कुछ बता चुके हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तब समझ पाएंगे कि RTI, उस वीडियो में हमने बताया है कि RTI क्या है, कैसे फाइल किया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों लाया गया, कारण क्या थे उसके, उसका प्रभाव क्या पड़ा। इतनी चीज़ों को आपको जानने के लिए दोस्तों हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक बने रहने से दोस्तों आप RTI के बारे में पूरी समझ को विकसित कर पाएंगे कि RTI क्या है, कैसे है। जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि RTI में 2019 में संशोधन क्या किया गया और RTI की प्रमुख धाराएं क्या हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या फिर स्टेट में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनका गठन कैसे होता है, कौन नियुक्त करता है, कार्यकाल कितना होता है, इन सब के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि 2019 में अमेंडमेंट क्या हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। RTI एक्ट 2019। पहले RTI एक्ट 2005 के बारे में लिख देते हैं। 2005 ये मूल था। उसके बाद दोस्तों RTI एक्ट 2019 लाया गया। 2019 लाया गया। ये एक अमेंडमेंट है। किसमें? 2005 वाले में। ये 2005 वाले में अमेंडमेंट है। दोस्तों, यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या बदलाव किए गए। कुछ मेजर बदलाव किए गए जिससे कि RTI को लेके पूरे टीवी चैनल में या फिर सोसाइटी में या फिर सरकार के और NGOs या फिर जो है, इनमें एक बहस छिड़ गई। गवर्नमेंट कह रही है हमने RTI को और सशक्त बनाया है, लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने RTI को कमज़ोर कर दिया, RTI को खोखला बना दिया। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। अंत तक में आप समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट ने RTI में बदलाव क्यों किया या फिर इसका क्या प्रभाव पड़ा, RTI मजबूत हुआ या कमज़ोर हुआ। इसको आप खुद बता देंगे इस वीडियो के लास्ट तक में। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए इसमें। दोस्तों, जो पहला महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, इसमें किया गया कि जो कार्यकाल होता है, टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर, कार्यकाल लिख देते हैं। कार्यकाल अंग्रेजी में इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल। पहले दोस्तों क्या था कि ये 5 वर्ष होता था। 5 वर्ष होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें क्या अमेंडमेंट कर दिया कि अब से इसका निर्धारण कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि ये CIC या IC जो भी हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका कार्यकाल कितना होगा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। तो एक तो ये हो गया, इसको लिख देते हैं कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। एक तो ये हो गया। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ। लोग यही कह रहे हैं कि अब पहले जो कार्यकाल की स्वतंत्रता होती थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास या फिर सूचना आयुक्तों के पास उससे क्या होता था कि अगर कहीं भी आप देखेंगे कि किसी चीज़ की निश्चितता है, जैसे कार्यकाल की निश्चितता है, तो वो स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं बिना किसी के दबाव में आए। लेकिन अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गया। वो कब कम करेगी, कब ज़्यादा करेगी, या फिर क्या मानक बदल देगी, कौन से संविधान में संशोधन या फिर संविधान संशोधन नहीं, इस एक्ट में संशोधन कर सकती है, क्या करेगी, अब ये अनिश्चितता की तरफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इसमें दूसरा अमेंडमेंट क्या किया गया, दूसरा संशोधन क्या किया गया? दूसरे संशोधन में ये किया गया क्योंकि सैलरी के बारे में, वेतन भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस इसकी इंग्लिश है। तो दोस्तों, इसमें वेतन भत्ते में क्या किया, गवर्नमेंट पहले जब CIC एक्ट बना था या फिर RTI एक्ट बना था 2005 में, तो इसमें यह था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, निर्वाचन आयुक्त के बराबर इनको वेतन मिलता था, इनको भत्ता मिलता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जो ये है CIC या फिर ये RTI एक्ट जो बना, इसके अंदर जो संस्था बनी, वो क्या है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। और निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक है। उसका प्रावधान कहाँ है, संविधान में लिखा हुआ है। तो दोस्तों,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही इसमें कहा कि हम संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था के बीच में थोड़ा अंतर करना चाहते हैं। अगर दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी तो फिर अंतर कैसे होगा। तो उसने क्या किया कि इस चीज़ को हटा दिया कि अब निर्वाचन आयोग के बराबर नहीं रहेगा, अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि वेतन भत्ता क्या होगा या फिर कैसे होगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आते हैं, तीसरी चीज़ पेंशन का मामला था। पेंशन के मामले में देखते हैं दोस्तों, पहले क्या था कि जैसे कि नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो मानवाधिकार आयोग है या फिर जो ये आपका आरटीआई एक्ट है या फिर चुनाव आयोग, कैग, आप देखते होंगे मोस्टली जितनी भी संस्थाएं हैं या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, तो देखेंगे कि इसमें रिटायर्ड आदमी रहते हैं, रिटायर्ड आईएएस, ज़्यादातर रिटायर्ड आईएएस को रखा जाता है या फिर और भी जगहों से ले लेते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं है कि आईएएस ही बनेंगे, तो उसमें ज़्यादातर रिटायर्ड रहते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान था कि उनको जितनी पेंशन मिलती है और उनको जैसे वो मुख्य ये इंफॉर्मेशन आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो उनको जो वेतन निर्धारित है उसमें से पेंशन को माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद वेतन दिया जाएगा। क्योंकि पहले से ही पा रहे हैं वो पेंशन और उनको यहाँ फुल पेमेंट मिलेगा तो उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब बढ़ जाएगी इसका ये नहीं है, वो तो काम कर रहे हैं इसलिए उनको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पैसा तो गवर्नमेंट का ही है। अगर हम आपको एम्प्लॉय के रूप में रखे हुए हैं तो हम आपको दो दो जगह क्यों पैसा देंगे, एक ही जगह पैसा देंगे। तो इस संशोधन में क्या किया गया दोस्तों सॉरी, कि इस वाले प्रावधान को हटा दिया गया। मतलब अब ये प्रावधान नहीं रह गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सॉरी उसके मानक निर्धारित करेगी कि कैसे पेंशन होगा या फिर कैसे सैलरी दी जाएगी। दोस्तों ये 3 मेजर संशोधन थे जो कि आरटीआई एक्ट में लाए गए। पहले 2 को लेकर विवाद छिड़ गया है, कार्यकाल को लेकर और वेतन भत्ते को लेकर, क्योंकि इसमें पहले ये भी था कि मतलब कि इनको जब भी ये नियुक्त हो जाएंगे तो बदलाव नहीं किया जाएगा या फिर संवैधानिक संस्था के जितने भी प्रावधान थे इन पर लागू होते थे, क्योंकि निर्वाचन आयोग के समान होते थे। तो इसको हटा दिया। बहुत बहस है इसको, अगर आप कहेंगे तो हम इस आरटीआई एक्ट को डिटेल्ड कर देंगे कि क्या नुकसान हो सकता है या फिर गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई इसको लेके आगे चल के। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम इसके में आगे भी वीडियो बना देंगे सॉरी। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, अब तक आप 2 चीज़ें देख चुके हैं कि किस आरटीआई एक्ट में संशोधन 2019 में किया गया। मूल जो था एक्ट 2005 था। 3 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, कार्यकाल को लेकर, वेतन भत्ते को लेकर, पेंशन को लेकर। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये मुख्य निर्वाचन आयोग है, सॉरी मुख्य सूचना आयोग या फिर सूचना आयोग कह लीजिए, इसका गठन कैसे होता है, कौन इसको नियुक्त करता है। तो दोस्तों इसके गठन में आप देखेंगे कि इसकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश में की जाती है। उस समिति की सिफारिश में कौन होता है, समिति की सिफारिश में दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एक समिति गठित की जाएगी जो इसको चयन करेगी कि किसको निर्वाचित किया जाए। कई नाम प्रपोज किए जाते हैं जिसमें कुछ को चूज किया जाता है, फिर और फिल्टर किया जाता है। तो इसमें प्रधानमंत्री होता है इसकी चयन समिति में, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर होता है और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है कि इसको मनोनीत करता है कौन, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से आप देखेंगे कितने लोग हो गए, ये मुख्य लोग होते हैं इसमें। इसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए इस चयन समिति में इतने लोग आते हैं। तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए किसको निर्वाचित करने में। आप देखेंगे दोस्तों कि यही नहीं, मानवाधिकार आयोग में भी, सीबीआई में भी या फिर कई जगह और हैं जहां समिति बना के इनका निर्धारण किया जाता है, मतलब कि किसका चयन करना है एक समिति करती है अगर आप कहेंगे तो हम आगे भी उन पर भी वीडियो बना देंगे कि किसके चयन में समिति में कौन कौन शामिल होते हैं। तो अभी देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, कि केंद्रीय सूचना आयोग का क्या कैसे होता है। हेडिंग दे देते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है, CIC और IC। इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, बता दिए, समिति की सिफारिश पे करता है। अब हटाने का क्या है, और इनके मतलब पद में
बने रहने के लिए पहली जो हुआ है कि ये किसी भी सरकारी उसमें काम नहीं करने चाहिए, मतलब कि इनको लाभ का पद नहीं मिला होना चाहिए। हालांकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि संसद ने बहुत मतलब कई सारे एक्ट पारित किए जिसमें कि ऐसे ऐसे पदों को भी लाभ का पद क्या होगा इसका निर्धारण संसद करती है। अगर संसद ने किसी चीज़ को बना दिया कि ये लाभ का पद नहीं है तो फिर उस दिन से वो लाभ का पद नहीं रह जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो किसी भी संसद को जो लगता है कि इस चीज़ को हम लाभ के पद से हटा देते हैं, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि लाभ के पद की कोई डिफिनीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसद निर्धारित कर देती है कि फलाना पद अब आज से लाभ का पद नहीं है। तो जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं सॉरी, या एमएलसी, एमएलए जो भी हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो उस पद पे भी बने रहते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाते हैं, इधर विधायक भी बन जाते हैं। तो ये संसद का काम है कि वो किसको लाभ का पद रखेगी, किसको नहीं रखेगी। तो दोस्तों इसमें गठन में पहली चीज़ होनी चाहिए कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लिख देते हैं लाभ का पद नहीं होना चाहिए। सेकंड में जो कि आप जानते ही हैं कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं, सॉरी सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि उनको चयनित होने के लिए कौन कौन सी मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे करके नियुक्त होता है, कुछ ये इम्पॉर्टेंट हैं। और देखते हैं हटाने में क्या है। हटाने में यहाँ लिख देते हैं कि पहले नियुक्ति बता देते हैं, लिख देते हैं कहीं पे, ये लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सॉरी। अब हटाने में दोस्तों क्या है, हटाने में इनको इन चीज़ों पे हटा दिया जाएगा कि मान लीजिए कि ये लाभ के पद पे हैं या फिर दिवालिया हो गए हैं या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इन सब की क्राइटेरिया को देख सॉरी, इन सब की क्राइटेरिया को देख के इनको हटाया जा सकता है। लेकिन इनको हटाने में दो और इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल आ जाता है। अब देखेंगे इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है। अगर इनको सिद्ध कदाचार या अक्षमता, अब आप इन दो टर्म्स को समझिए, इसको हम लिख देते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं इनका आगे की वीडियो में या फिर किसी वीडियो में इनको एक्सप्लेन कर देंगे जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएँ। अगर हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगेंगे हर एक चीज़ को तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपको मोटी मोटी जानकारी रहे, कि आप किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ न रहें, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए, आप चीज़ों को समझते रहें। अगर आप कहेंगे तो फिर हम आप वीडियो बना देंगे और चीज़ों को समझा देंगे। तो इसमें एक देखते हैं दोस्तों, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, अक्षमता के आधार पर। लेकिन इसकी जांच कौन करेगा कि कदाचार है कि नहीं सॉरी, इसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये इनके ऊपर लगाया गया आरोप सही है तो वो राष्ट्रपति को सलाह करेगा कि ठीक है इनको हटा दीजिए। तो राष्ट्रपति इनको पद से उसी समय हटा देता है और इस तरह से इनको हटाने की प्रक्रिया पूरी होती है। अब दोस्तों ये था इसका गठन कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है, इनको किस आधार पर नियुक्त किया जाता है, कैसे इनको हटाया जाता है, इतनी बातें थी सॉरी। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं, महत्वपूर्ण धाराएं। महत्वपूर्ण धाराएं आरटीआई से संबंधित, जिसको आपको जानना ही चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही मान लीजिए कहीं किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, आरटीआई के बारे में भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सामने वाला बोल देगा कि भाई कौन सी आर्टिकल है, कौन सा धारा है, कहाँ लिखा है ये चीज़, कैसे तुम पढ़ के आए, कहाँ से किए। तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आप मतलब बाहरी तौर पे या फिर किसी को बताने के लिए बता सकें कि हाँ ये मोटी मोटी चीज़ें हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने अपने पिछले वीडियो के बारे में बात किया था कि कुछ इसमें अपवाद हैं, उस अपवाद की चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। तो अपवाद से ही शुरुआत करते हैं इसकी, क्योंकि सॉरी, इसकी धारा 8 में ही ये लिखा है कि अपवाद क्या होगा। अब अपवाद के लिए क्राइटेरिया भी बनाई गई सॉरी। क्राइटेरिया में क्या देखेंगे कि हमारे देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो, या फिर कोई रणनीतिक या फिर सामरिक मैटर हो, या फिर कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर हो, कि या फिर खोज या फिर किसी चीज़ पर जो चलती रहती हैं चीज़ें, इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी पे।
तो इन सब चीज़ें अगर जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हैं, गवर्नमेंट ने कुछ मतलब कि टर्म दिए हुए हैं कि फलानी फलानी चीज़ इसमें रहेंगी, तो इसको आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि सब चीज़ों को आरटीआई में आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, तो गवर्नमेंट जिन जिन चीज़ों को इनके अंतर्गत रख देगी कि सॉवरेंटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, या फिर स्ट्रेटजिक जो रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, या फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनको इनमें रख देगी, फिर आप उनमें आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और लिखा गया कि अगर कोई भी चीज़ जनहित के मामले में है, पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में है, तो वहाँ पे आपको आरटीआई फाइल करने का मौका दिया जाएगा। वहाँ आप ये नहीं कर सकते कि ये अपवाद में आएगा, क्योंकि इसमें ये क्या होगा कि जब इतने टर्म दे दिए गए तो हर जगह जानते हैं लूप होल बन जाता है। तो जैसे आप 9वीं अनुसूची के बारे में सुने होंगे कि सॉरी, उसमें एक लिख दिया गया कि इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकता, तो बहुत सारे कानून 9वीं अनुसूची के थ्रू पारित होना शुरू हो गए। जिन चीज़ों को जानते थे संसद में नहीं पारित होगा, उसको 9वीं अनुसूची में डाल के पारित कर देते थे। जिनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट रोक देगी या लोग जाएंगे अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट रोक देगी, उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते थे। 9वीं अनुसूची, अगर दोस्तों कहेंगे आपको 9वीं अनुसूची के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। ये भूमि से रिलेटेड है कि जैसे ज़मीन जगह जो भी रहती है उससे रिलेटेड 9वीं अनुसूची है अपने संविधान की। अपने संविधान में जो भी अनुसूचियाँ हैं, अगर आप कहेंगे तो हम अनुसूचियों के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसको आपको डिटेल में समझा देंगे। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं धारा 8। धारा 8 में इसको हम लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहे, संप्रभुता। अगर इसमें देश की संप्रभुता का प्रश्न है, या फिर इंटीग्रिटी का प्रश्न है, या फिर देखेंगे कि सुरक्षा का मामला है, या फिर रणनीतिक साझेदारी, या फिर रणनीतिक सामरिक चीज़ें रिलेटेड या फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि इन चीज़ों को आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दूसरी धाराओं के बारे में सॉरी, दूसरी धाराओं में देखेंगे कि इसमें क्या है। जो हम आपको बताए थे अभी कि आप सरकारी काम का निरीक्षण कर सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं, जाकर जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा काम कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना उसमें धोखाधड़ी हो रही है। आप अपनी आँख के सामने देख रहे हैं कि मटेरियल ख़राब यूज हो रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप जाके यहाँ पे आरटीआई फाइल कर सकते हैं कि भाई जो काम सरकार ने नियुक्त किया था ठेकेदारों को करने के लिए, उसकी गुणवत्ता पर हमको शक है, या फिर ठेकेदार हमको बताएंगे कि इसके मटेरियल में कितना गुणवत्ता का ये मानक पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं, उसको हमको उसकी इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि हर चीज़ का गवर्नमेंट ने क्या है, कागज़ पे हर चीज़ लिखी होती है, क्या मानक तय हैं, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हर चीज़ लिखा रहता है। तो वही आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और उसको इससे टैली कर मैच करवा सकते हैं कि जो चीज़ें लिखी हैं और जो चीज़ें ये कर रहे हैं इसमें मिल रहा है नहीं। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप जाके आरटीआई फाइल कर सकते हैं और फिर उसको सज़ा दिलवा सकते हैं या फिर उस काम को सुधरवा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी धारा 2 में ये चीज़ है कि आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सरकारी कार्यों का निरीक्षण लिख सकते हैं, सरकारी कार्यों का निरीक्षण, या फिर अगर आपको लगता है कि गुणवत्ता नहीं चाहिए तो आप उसका नमूना भी मांग सकते हैं। इसके लिए हम आपको ये जो है इसको धारा लिख देते हैं 2J1। थोड़ा इसको हम साफ साफ लिख देते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्ट धारा दे दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है धारा 2J1, ये है निरीक्षण की धारा। अब इसके बाद देखते हैं नमूना लेने के लिए 2J3, ये है, सॉरी ये रो उल्टा हो गया है, ये नमूना के लिए है कि आप उनसे नमूना मांग सकते हैं। नमूने के तौर पे क्या है कि जो चीज़ें मटेरियल यूज हो रही है आप उसका एक सैंपल मांग सकते हैं नमूना के लिए, नमूने के लिए, सॉरी। तो देखेंगे दोस्तों कि ये 2 धाराएं महत्वपूर्ण थी और भी धाराओं के बारे में हम देखेंगे आगे नमूने के लिए। इसके बताते हैं धारा 3 पे, जहाँ कि हम आपको बताए थे अपने पिछले वीडियो में कि धारा 3, ये नहीं बताए थे कि धारा 3, लेकिन हम बताए केवल सिटीजन, केवल भारत के नागरिक
तो धारा 3 में क्या है, ओनली सिटीजन, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, केवल भारतीय नागरिक। ये थी दोस्तों धारा 3। 4 में है पब्लिक अथॉरिटी, जिसको हम बताए थे कि कौन कौन सी संस्थाओं को सरकारी संस्था लिया जाएगा या किसके किस में आरटीआई फाइल किया जा सकता है, वो धारा 4 में लिखा है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बताते हैं धारा 6 में। धारा 6 में दोस्तों क्या लिखा है, धारा 6 में लिखा है कि आप किस किस तरीके से आरटीआई फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से, इसको बता देते हैं। तरीके क्या है, आप इसको राइटिंग के थ्रू मतलब लिख के दे सकते हैं, या फिर इसको लेटर कहते हैं, जाके वहाँ सीधे ऑफिस में जमा कर सकते हैं जहाँ से आपको आरटीआई लेना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मांग सकते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जरिया आ गया है, जैसे ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक जरिया है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मांग सकते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि भाषा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर सरकारी काम अंग्रेजी में होते हैं। जितनी भी रिपोर्ट आती हैं इंग्लिश में आएंगी, जितने भी सुप्रीम कोर्ट जानते ही है इंग्लिश में चलती है, संसद इंग्लिश में चलती है। इंग्लिश में चलने का मतलब ये है कि अब तो ये अलाउ हो गया है कि रीजनल लैंग्वेज में अगर वहाँ के स्पीकर जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो रीजनल में भी बात कर सकते हैं आप। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, फिर उनका हिंदी ट्रांसलेशन होता है या फिर अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह पे दो तो आप जान के ही रखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, दूसरा संसद। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टोटल काम अंग्रेजी में होता है। हाँ ये है कि निर्णय हिंदी में प्रिंट हो जाते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स जो होती है मतलब कार्यवाही चलती है इंग्लिश में चलती है। और दूसरा देखेंगे कि संसद में जितने भी एक्ट बनते हैं वो अंग्रेजी में पब्लिश होकर आते हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेट होता है, फिर रीजनल ट्रांसलेशन भी होता है। तो भाषा, यहाँ आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा भी आप यूज कर सकते हैं। अगर क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार आपकी अलाउ करती है जिस भाषा को, कि कौन कौन सी भाषा आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, या फिर कौन कौन सी भाषा आपके स्टेट गवर्नमेंट में चलती है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में हम बताते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी को, उर्दू को ये राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब आप इनमें कार्रवाई कर सकते हैं, इनमें चीज़ों को जान सकते हैं, मांग सकते हैं। तो यहाँ भी ये है कि हिंदी में मांग सकते हैं, इंग्लिश में मांग सकते हैं, या अपनी क्षेत्रीय भाषा में आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ये लिखा है दोस्तों धारा 6 में भाषा के बारे में। सॉरी, ये जो हमने बताया आपको, ये धारा 6 के बारे में ये पूरा है। धारा 6 यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ लिख देते हैं। ये धारा 6 है जिसमें माध्यम बताया गया है, किस माध्यम से आरटीआई फाइल कर सकते हैं, या फिर आपकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। सॉरी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों धारा 12 या सेक्शन 12। इसमें क्या है, सीआईसी के गठन की बात की गई है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में गठन की बात की गई है। फिर 13 में उनके कार्यकाल की बात की गई है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको अभी शुरुआत में ही कि जिसमें बदलाव किया गया है। पहले 5 वर्ष था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है। तो ये धारा 13 थी, कार्यकाल के बारे में थी। इसके बाद धारा 14 देखते हैं, पद से हटाने के बारे में है। इसके बाद दोस्तों धारा 15 देखते हैं, अगर कोई लोग जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ स्टेट से रिलेटेड पूछी जाती हैं चीज़ें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताइए, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताइए, राज्य सूचना आयुक्त के बारे में बताइए, राज्य मानवाधिकार आयुक्त के बारे में बताइए, राज्य के विधानमंडल के बारे में बताइए, कौन से आर्टिकल में लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है। तो यहाँ हम थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं स्टेट के बारे में दोस्तों। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में लिखा हुआ है धारा 15 में।
मतलब इनके पूरे गठन की चर्चा की गई है सॉरी, जिसमें 15.3 में लिखा है कि नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल कहेगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर हम कहीं भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल दिए होंगे तो आप ये समझिएगा कि ज़्यादातर जगह मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जा रही है। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चर्चा वहीं पे हम किए थे जहाँ ये बताए थे कि इनका वेतन भत्ता पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर था। बाकी जगह अगर कहीं निकल गया हो निर्वाचन आयुक्त तो इसको मुख्य सूचना आयुक्त आप समझ के चलिए, या फिर आपको हम कमेंट में आप बता दीजिए हमको कहाँ पे है तो हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। दोस्तों 15.3 में लिखा है कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य सूचना आयुक्त, हिंदी में लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसकी हिंदी है राज्य सूचना आयुक्त। तो दोस्तों यहाँ आप देख चुके हैं किस तरह से इसकी धारा 15.3 में लिखा हुआ है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और धारा 16 इसमें इसके कार्यकाल के बारे में बात की गई है, जिसमें बदलाव कर दिया गया है अमेंडमेंट 2019 के तहत। दोस्तों जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो सेंट्रल में है जो स्टेट में है, दोनों में बराबर बदलाव किए गए हैं। आप ये मत समझिए कि संसद ने बदलाव किया है तो केवल जो सेंट्रल लेवल मुख्य सूचना आयुक्त है उसमें किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे राज्य सूचना आयुक्त हो, दोनों में बराबर बदलाव किए गए हैं। और आगे देखते हैं धारा इसकी 17, इसमें हटाने की चर्चा की गई है। हटाने की क्राइटेरिया लगभग वही है जो जो हम मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र के बारे में बात किए थे। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि धारा हमने आपको इतनी बताई। अब इसमें हम बता देते हैं कि कौन कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धारा। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी धारा 8 है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद करके रखिए सॉरी। इसके बाद धारा 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है कि ऐसा लिख देगा कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति आरटीआई फाइल कर सकता है। तो आपको ये समझिए कोई भी व्यक्ति नहीं, केवल भारत का नागरिक। व्यक्ति और नागरिक में अंतर है। आप कहेंगे तो हम व्यक्ति और नागरिक का अंतर या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको यहाँ बता दें कि व्यक्ति और नागरिक के बारे में अंतर है। नागरिक है जिसको सभी अधिकार प्राप्त हैं, देश में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो सब प्राप्त हैं, लेकिन व्यक्तियों को नहीं प्राप्त हैं। क्योंकि व्यक्तियों में कोई भी आ सकता है, जैसे कोई यहाँ विदेश से आया ट्रेड करने के लिए, या कल टूरिज्म पे आया, कुछ दिन रह लिया, या फिर कई लोग वीज़ा बनवा के आते हैं कि हम फलाने कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने साल रहेंगे, तो व्यक्तियों में आते हैं। लेकिन सिटीजन्स अलग चीज़ है। तो दोस्तों देखें धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा 6 इम्पॉर्टेंट है। फिर धारा 13 इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें बदलाव किया गया। और इसी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे धारा 15 इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है तो बस इतने से पूछ लेता है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में कौन सी धारा में लिखा है, तो आप बता देंगे धारा 15 में इसके गठन की बात की गई है। लेकिन जब सेंट्रल लेवल पे जो प्रश्न आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछता है धारा 8 के बारे में। अब बदलाव हो गया है तो धारा 13 के बारे में भी पूछने लगा है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं थी जिसको आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। आप जाते जाते बार एक बार रिवाइज कर लेंगे, या फिर इतना वीडियो जितना हमने इसमें लिखा है आप इतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। इतने में ही सवाल बन जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड कर देंगे तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं। इसमें हम वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक और चीज़ बताते हैं, विसल ब्लोअर के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि RTI एक्टिविस्ट की हत्या हो गई, या फिर अक्सर RTI एक्टिविस्ट मारे जाते हैं, या फिर कुछ पत्रकार भी मारे जाते हैं, कई बार संदिग्ध मौत हो जाती है। तो विसल ब्लोअर क्या है दोस्तों, कि जो भ्रष्टाचार की सूचना देते हैं उनको विसल ब्लोअर कहा जाता है। इसकी हिंदी आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश में ही ये शब्द बोला जाता है। जब कभी आता है तो हिंदी में विसल ब्लोअर ही लिखा रहता है, हिंदी में भी। इसको हम आपको हिंदी में लिख के बता देते हैं, विसल ब्लोअर। आप इसको इतना याद रखिएगा विसल ब्लोअर क्या है।
तो दोस्तों विसल ब्लोअर वो है जो कि भ्रष्टाचार को उजागर करता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इतने इनके ऊपर हमले होने लगे, क्योंकि आप जानते ही हैं भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है सॉरी, भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा तंत्र होता है, उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी कैसे इतने मजबूत आदमी से लड़ेगा जो बाहुबली हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, या फिर जो पूरा उनका तंत्र ही बना हुआ है। तो नॉर्मल इंसान, अब नॉर्मल इंसान क्या है, पढ़ते लिखते हैं, उनको लगता है चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो बाहुबली हैं या फिर जो ये अपराध कर रहे हैं, या फिर जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं, जैसे कि जो गड़बड़ी करते हैं, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गड़बड़ी करते हैं उनके बारे में कह रहे हैं, तो विसल ब्लोअर के ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए एक्ट पारित किए कि विसल ब्लोअर की सुरक्षा की जाए। अभी लेटेस्ट में सॉरी लेटेस्ट में भी एक एक्ट पारित किया गया था जिसमें और उसको विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए बात बढ़ाई गई थी कि अगर विसल ब्लोअर कहता है कि हमें सुरक्षा चाहिए तो गवर्नमेंट को सुरक्षा देनी चाहिए, या फिर उसके रहने का जगह देना चाहिए। कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, अगर आप कहेंगे तो हम बताएंगे किसी वीडियो में। तो दोस्तों इसमें क्या था कि विसल ब्लोअर के बारे में बता दिए हम आपको। अब आप यहाँ ये देखेंगे कि आरटीआई लाई क्यों गई थी, जाते जाते हम आपको बता देते हैं वीडियो में। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य सॉरी मुख्य उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार को मिटाना या फिर पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करना। गवर्नमेंट लोगों को प्रोत्साहित करती है कि आप हमें भ्रष्टाचारियों के बारे में बताइए, हम आपकी सूचना गोपनीय रखेंगे। भ्रष्टाचार, जैसे आप आरटीआई फाइल करेंगे या फिर कोई विसल ब्लोअर बनेंगे कि बताएंगे गवर्नमेंट को कि फलाना जगह ये हो रहा है, मतलब कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी या फिर उसको रोकेगी। आपकी पहचान को वो गोपनीय रखेगी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कोई जान गया, भाई कोई फंसेगा जिसको जेल होगी या फिर आजीवन कारावास होगा, कुछ भी होगा, बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ करते हैं लोग, तो वो अटैक कर सकता है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ने सुरक्षा देने की बात की है और जानकारी को गोपनीय रखने की बात की है, मतलब उनके परिचय पहचान को गोपनीय रखने की बात की है ये। तो दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी चीज़ों के बारे में जानना हो, समझना हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर इसी आरटीआई एक्ट के बारे में और डिटेल जानना हो तो हम इसका पार्ट 3 बना देंगे। फ़िलहाल पार्ट 1 पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसको मैंने एग्ज़ाम बेस पे बनाया है। अगर आपको नॉर्मल जानकारी चाहिए या फिर डिटेल्ड चाहिए तो हम और भी दूसरे पार्ट 3 में इसको बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, घंटी की बटन को दबाएं, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें इस तरह की जानकारी वाली वीडियो, अवेयरनेस वाली वीडियो, तो आपके पास सबसे पहले सूचना पहुंचे, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।